जैसे ही जुलाई महीना आता है तुम सोचते हो कि इस साल तो मैं इतनी पढ़ाई करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दूंगा और अपनी जिंदगी को सुधार लूंगा। लेकिन अगस्त आते ही तुम्हारा मन कहता है अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। फिर सितंबर आता है, मौसम बदल जाता है, ठंड आ जाती है, तब तुम सोचते हो सर्दियां बहुत है, अभी तो बाद में पढ़ लूंगा। सर्दियां निकल जाती हैं और नया साल शुरू हो जाता है। जनवरी आते ही तुम फिर से सोचने लगते हो नए साल पर मैं ये करूंगा वो करूंगा। इसी तरह करते करते जब एग्जाम पास आ जाते हैं और बस 3-4 दिन बचे होते हैं, तब तुम कहते हो यार छोड़ो ना, अब क्या पढ़ाई करनी, क्या ही होगा। फिर जैसे ही एग्जाम का दिन आता है तुम सोचते हो चलो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही देख लेता हूँ जिससे कुछ तो नंबर आ जाए। लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठते हो तब अचानक याद आता है कि यही तो वे प्रश्न हैं जो टीचर क्लास में समझा रहे थे, लेकिन उस समय तुमने ध्यान ही नहीं दिया था। अब तुम्हें पछतावा होता है। उसी समय तुम्हारे पास वाली सीट पे बैठा दूसरा विद्यार्थी सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट मांग रहा होता है। वो कॉपी पे लिखते लिखते थकता नहीं और तुम बस उसे देखते रह जाते हो। तुम्हें बुरा लगता है, दिल टूट जाता है। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी अगर तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ है और अभी सितंबर का महीना है तो ये तुम्हारा गोल्डन टाइम है। अभी बहुत सारा वक्त बाकी है, सर्दियों का समय शुरू होने वाला है। अगर तुमने इन आने वाले 3 महीनों में ईमानदारी से मेहनत की तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तुम अपनी क्लास के टॉपर बन सकते हो। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। रामू नाम का किसान उस दिन अपने बैल और हल लेकर खेत में उतरा। सूरज तेज था लेकिन मिट्टी में नमी थी क्योंकि पिछली रात बारिश हुई थी। रामू का मन बड़ा भारी था। पिछले कई महीनों से फसल ठीक नहीं हुई थी, कर्ज चढ़ गया था, साहूकार की धमकियां बढ़ रही थी और घर में बच्चों के लिए अनाज तक कम पड़ने लगा था। वह हल चला रहा था, बैल धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, तभी अचानक हल किसी सख्त चीज से टकराया। टन जैसी धातु की आवाज गूंजी। रामू रुक गया। पहले तो उसे लगा कोई बड़ा पत्थर होगा, लेकिन जैसे ही उसने मिट्टी थोड़ी और खोदी उसकी सांसें थम गई। हल के नीचे से मिट्टी हटी तो चमचमाते सोने के सिक्के नजर आने लगे। पहले 5-6 सिक्के दिखे, फिर एक के बाद एक और ढेर सारे। मिट्टी हटती गई और उसके नीचे एक बड़ा सा तांबे का घड़ा निकला जिसमें गहनों और सिक्कों की भरमार थी। रामू की आंखें फैल गईं, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। चारों तरफ खेतों में सन्नाटा था, किसी ने उसे देखा नहीं था। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाकर घड़े को बाहर निकाला और कपड़े से ढककर घर की तरफ खींच लाया। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा भीतर से बंद किया और बीवी गीता को आवाज दी, देख गीता, आज हमारी किस्मत पलट गई। गीता ने जैसे ही घड़ा खोला उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने कांपते हुए सिक्के हाथ में उठाए और बोली, हे भगवान, ये सच है या सपना? रामू बोला, सपना नहीं गीता, ये हमारे खेत की मिट्टी में छुपा खजाना है। अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन गीता ने तुरंत कहा, सुनो, किसी को इस बारे में मत बताना। गांव वाले अगर जान गए तो न जाने कैसी कैसी बातें फैलेंगी और साहूकार को पता चला तो वह सब हड़प लेगा। रामू ने सिर हिलाया। वह जानता था गीता सही कह रही है। रात भर दोनों सो नहीं पाए। सिक्कों की चमक उनकी आंखों में कौंध रही थी, लेकिन सिक्कों के साथ डर भी था। क्या होगा अगर यह खजाना किसी राजा का है? क्या सरकार छीन लेगी? क्या लोग हत्या कर देंगे? सुबह होते ही रामू ने एक पक्का फैसला लिया। वह इस धन को छुपाएगा और धीरे धीरे इसका इस्तेमाल करेगा। उसने सबसे पहले साहूकार का कर्ज चुकाया, लेकिन पैसे देने का तरीका अजीब था। उसने पुराने सिक्कों को गलाकर सोने के टुकड़े बना लिए और कहा कि ये विरासत में मिले थे। साहूकार ने लालच में ज्यादा सवाल नहीं किए। धीरे धीरे रामू ने खेतों के चारों तरफ नई मेड़ें बनवाई, फिर गांव से बाहर एक बड़ी जमीन खरीदी और वहीं पर एक भव्य हवेली का निर्माण शुरू कर दिया। गांव के लोग हैरान थे, ये रामू तो 2 महीने पहले कंगाल घूमता था, अब अचानक अमीर कैसे हो गया? कहीं चोरी चकारी तो नहीं की? शायद उसे कहीं से खजाना मिला है। अफवाहें उड़ने लगी, लेकिन कोई सबूत नहीं था। हवेली बनते ही रामू की जिंदगी बदल गई। कल तक जो आदमी फटे कपड़े पहनता था, अब वही रेशमी धोती और चमचमाती पगड़ी में गांव की चौपाल पर बैठता। लोग उसे सम्मान से रामू बाबू कहने लगे। लेकिन अमीरी के साथ साथ रामू के व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। वह पहले सीधा साधा किसान था, अब चतुर और रहस्यमंद इंसान बन गया। कोई पूछे कि इतना धन कहां से आया तो बस मुस्कुराकर कह देता, मेहनत और किस्मत का खेल है भाई। गांव के कई बेरोजगार लड़के उसके पास नौकरी मांगने आए। किसी को उसने हवेली का चौकीदार बनाया, किसी को खेत का रखवाला। लेकिन उनमें से एक लड़का ऐसा था जिसकी कहानी बिल्कुल अलग थी। वह लड़का था वीरू। वीरू के पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। माँ ने मेहनत करके पाला, लेकिन परिवार बहुत गरीब था। वीरू पढ़ाई में तेज था, लेकिन पैसों की कमी के कारण ज्यादा पढ़ नहीं सका। गांव में काम भी नहीं मिल रहा था और कई बार भूखे सोना पड़ता था। एक दिन वीरू सीधे हवेली पर पहुंचा और बोला, रामू बाबू, मुझे काम चाहिए, चाहे खेत का हो, हवेली का हो, आपकी गाड़ी खींचनी पड़े या लकड़ी काटनी पड़े, मैं मेहनत कर लूंगा। रामू ने उसकी आंखों में झांक कर देखा। वहां सिर्फ भूख नहीं बल्कि कुछ और था।
जिज्ञासा। रामू मुस्कुराया और बोला, काम तो दूंगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ काम नहीं मिलेगा, तुम्हें मेरी कहानी भी मिलेगी। वीरू चौंका। कहानी? रामू ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक साधारण किसान अचानक कैसे अमीर बना, लेकिन ये कहानी सुनने की कीमत है। क्या तुम तैयार हो? वीरू ने बिना सोचे जवाब दिया। हाँ, मैं तैयार हूँ। रामू ने सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, तो सुनो, मेरी कहानी खेत की मिट्टी से शुरू होती है जहाँ हल अचानक अटक गया था। रामू ने हवेली के भीतर बने एक गुप्त कमरे का दरवाजा खोला। कमरा अंधेरा था, पर जैसे ही उसने दिया जलाया, दीवारों में लगे संदूक और अलमारियां चमक उठी। उनमें सोने के सिक्के, गहने और पुराने जमाने की तलवारें रखी थीं। वीरू की आंखें फैल गईं। ये कहां से आया? रामू ने पास रखी चारपाई पर बैठते हुए कहा, बेटा, ये सब उस दिन शुरू हुआ जब मेरा हल खेत में अटक गया था। मैंने जो घड़ा निकाला उसमें सिर्फ सिक्के नहीं थे, उसमें एक लिखा हुआ पर्चा भी था, और असली खेल उसी पर्चे से शुरू हुआ। वीरू ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा पर्चा? रामू ने एक पुराना पीला पड़ा कागज निकाला। उस पर ताम्रपत्र जैसी लिखावट थी। शब्द कुछ घिस चुके थे, लेकिन साफ दिख रहा था। यह खजाना सिर्फ पहला हिस्सा है। असली दौलत उस गुफा में है जहाँ सूर्य और नदी मिलते हैं। वहाँ जाने वाला या तो अमर होगा या मौत के मुंह में समा जाएगा। वीरू की रगों में सिहरन दौड़ गई। गुफा, अमृता, ये तो किसी कहानी जैसा लग रहा है। रामू गंभीर हो गया। नहीं वीरू, ये सिर्फ कहानी नहीं है। उस पर्चे ने मेरी जिंदगी बदल दी। घड़े में मिले सोने से मैंने हवेली बनाई, लेकिन मेरा असली मकसद अब उस गुफा को ढूंढना है। हवेली और धन तो सिर्फ दिखावा है, ताकि लोग सोचे मैं बस अमीर बन गया हूँ, पर सच्चाई यह है कि मैं अब भी तलाश में हूँ। वीरू चुप हो गया। उसके दिल में डर भी था और उत्साह भी। रामू ने आगे बताया, जब मैंने पहली बार यह पर्चा पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर गांव के बुजुर्गों से मैंने पुरानी कथाएं सुनी। उन्होंने कहा कि सदियों पहले यहाँ पर एक राजा रहता था। उस राजा के पास एक रहस्यमयी खजाना था जिसे कभी कोई ढूंढ नहीं पाया। कहा जाता है कि वह खजाना शापित है। जिसने उसे पाया वह चैन से नहीं जी सका। वीरू ने बीच में टोकते हुए कहा, तो आप क्यों उस खजाने के पीछे पड़े हैं जो आपके पास है? क्या वह कम है? जमीन, हवेली, दौलत, सब तो मिल गया आपको। रामू ने गहरी सांस ली। बेटा, इंसान की भूख कभी नहीं मिटती, और ये सिर्फ सोने की बात नहीं है। उस गुफा में ऐसा राज है जो किसी की तकदीर हमेशा के लिए बदल सकता है। मैं सोचता हूँ अगर वह राज्य मेरे हाथ लग गया तो शायद मैं गांव का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊं। वीरू ने सिर झुकाया। उसके मन में सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक हवेली के बाहर शोर मच गया। कुछ गांव वाले चिल्ला रहे थे, रामू बाबू बाहर आइए, आपकी हवेली के पीछे अजीब रोशनी दिखी है, जैसे जमीन के नीचे कुछ जल रहा हो। रामू और वीरू दोनों चौंक पड़े। रामू तुरंत बाहर भागा। हवेली के पीछे की जमीन पर सचमुच अजीब नजारा था। मिट्टी हल्की हल्की हिल रही थी और उसमें से नीली सी चमक उठ रही थी। गांव वाले दंग थे। ये क्या हो रहा है? कहीं खजाना तो नहीं फूट रहा, या फिर कोई बुरी आत्मा है? रामू का चेहरा सख्त हो गया। उसने भीड़ को हटाते हुए कहा, तुम लोग चिंता मत करो, ये सब मेरे खेत के नीचे से उठी पुरानी गैस है, कुछ नहीं है। लेकिन रामू जानता था कि यह गैस नहीं है, ये उसी पर्चे का इशारा था। गुफा और खजाने का रास्ता शायद हवेली के नीचे ही छुपा था। रात को जब सब सो गए, रामू ने वीरू को बुलाया। आज रात हम उस जगह खुदाई करेंगे, लेकिन याद रखना, अगर ये राज बाहर निकल गया तो गांव में खून खराबा हो जाएगा, लोगों का लालच सब बर्बाद कर देगा। इसलिए ये राज सिर्फ हमारे बीच रहेगा। वीरू डरते हुए बोला, अगर सचमुच गुफा खुल गई तो क्या होगा? रामू ने धीमे स्वर में कहा, या तो हमें दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिलेगी, या हम दोनों हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। दीवार पर टिमटिमाती दिया लौ जैसे उनके दिल की धड़कनों के साथ कांप रही थी। बाहर कुत्तों का भौंकना और हवा की सनसनाहट माहौल को और भी डरावना बना रही थी। वीरू समझ गया, अब उसकी जिंदगी साधारण नहीं रहेगी। उसने अनजाने में एक ऐसे खेल में कदम रख दिया है जहां लालच, रहस्य और मौत तीनों उसका पीछा करने वाले हैं। आधी रात का वक्त था। आसमान में बादल घिर आए थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। पूरा गांव गहरी नींद में था, लेकिन रामू और वीरू के हाथों में कुदाल और फावड़े थे। दोनों हवेली के पीछे उस जगह पहुंचे जहां नीली रोशनी देखी गई थी। तैयार हो? रामू ने धीरे से पूछा। वीरू का गला सूख रहा था, फिर भी उसने सिर हिला दिया। खुदाई शुरू हुई। पहले तो सिर्फ मिट्टी निकली, फिर पत्थर की परत मिली। जैसे जैसे गहराई बढ़ती गई, एक अजीब सी सीलन और ठंडी हवा बाहर आने लगी। अचानक वीरू की कुदाल किसी लोहे जैसी चीज से टकराई। दोनों ने मिलकर और मिट्टी हटाई तो नीचे से पत्थरों में जड़ी एक लोहे की पट्टी वाला दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर अजीब सी आकृतियां बनी थी, सूर्य, नदी और एक सांप की तस्वीर। वीरू ने डरते हुए कहा, ये वही निशान है जो पर्चे में लिखे थे, सूर्य और नदी। रामू की आंखों में चमक आ गई। हाँ, यही है वो गुप्त रास्ता। रामू ने लोहे का ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हथौड़ा मारा, दरवाजे से एक गूंजती हुई आवाज निकली, मानो कोई अंदर से चिल्लाया हो। वीरू पीछे हट गया। रामू बाबू,
ये जगह ठीक नहीं लग रही, यहाँ कुछ है, कोई आत्मा या श्राप। रामू ने कड़क आवाज में कहा, डरपोक मत बनो, दौलत ऐसे ही नहीं मिलती, श्राप हो या वरदान, हमें दरवाजा खोलना ही होगा। उसने जोर से एक और चोट मारी। इस बार ताला टूट गया। दरवाजा धीरे धीरे चरमराकर खुला और भीतर से तेज ठंडी हवा का झोंका निकला। नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई दी। सीढ़ियों पर जाले और धूल जमी हुई थी, जैसे सदियों से कोई वहां नहीं गया। रामू ने मशाल जलाई और दोनों नीचे उतरने लगे। रास्ता संकरा और अंधेरा था। ऊपर से हवेली का आंगन छोटा होता जा रहा था और नीचे की खामोशी गहरी होती जा रही थी। करीब 20-25 सीढ़ियां उतरने के बाद दोनों एक बड़े भूमिगत कक्ष में पहुंचे। वहां चारों तरफ पत्थर की दीवारें थीं, जिन पर चित्र बने हुए थे, युद्ध के दृश्य, सैनिक और एक राजा जिसकी मुकुट पर सूर्य और नदी की आकृति थी। कक्ष के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का संदूक रखा था। उस पर ताले नहीं थे, लेकिन उस पर लाल रंग से लिखी चेतावनी थी, जो लोभ में खोलेगा उसका अंत यही होगा। वीरू की टांगे कांप गई। रामू बाबू, ये साफ लिखा है, हमें इसे नहीं खोलना चाहिए। रामू ने हंसते हुए कहा, चेतावनियां हमेशा डराने के लिए लिखी जाती हैं, असली खजाना यही है। उसने दोनों हाथों से संदूक का ढक्कन उठाया। संदूक खुलते ही दोनों की आंखें चौंधिया गईं। उसमें सोने के सिक्कों के पहाड़, हीरे जवाहरात और चांदी की मूर्तियां थीं, लेकिन बीच में एक काला सा पत्थर रखा था जो हल्की हल्की नीली रोशनी छोड़ रहा था। रामू ने पत्थर उठाने की कोशिश की, तभी अचानक कक्ष की दीवारों पर बने चित्र चमकने लगे। राजा की आंखों से लाल रोशनी निकली और चारों तरफ गूंज उठी, जो मेरा राज्य चुराएगा उसकी आत्मा हमेशा यहीं भटकेगी। भीतर भूकंप जैसा कंपन होने लगा। दीवारों से मिट्टी झड़ने लगी। वीरू चीख पड़ा, रामू बाबू, छोड़ दीजिए इस पत्थर को, वरना हम यहीं दब जाएंगे। लेकिन रामू की आंखें पागलपन से चमक रही थी। नहीं, यही तो असली ताकत है। देख रहे हो, यह पत्थर सांस ले रहा है, इसमें कोई राज छुपा है। अचानक पत्थर तेज चमकने लगा और रामू के हाथ से उठकर हवा में तैरने लगा। पत्थर से आवाज आई, एक चुनो, दौलत या अमृता। कमरे में सन्नाटा छा गया। वीरू कांपते हुए बोला, रामू बाबू, ये क्या है? ये इंसानों की आवाज नहीं लगती। रामू ने पागलों की तरह कहा, मैं अमृता चुनता हूँ, मुझे मौत से आजादी चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, पत्थर की रोशनी सीधी रामू के सीने में समा गई। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था, नसें फूल रही थीं। वीरू घबराकर उसके पास भागा। रामू बाबू, आप ठीक हैं? रामू ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखों की पुतलियां अब नीली चमक रही थीं। वह उठ खड़ा हुआ और भारी आवाज में बोला, अब मैं सिर्फ रामू नहीं रहा, मेरे भीतर कुछ और जाग गया है। वीरू स्तब्ध रह गया। उसने समझ लिया कि हवेली के नीचे जो राज छुपा था, उसने रामू को इंसान से कुछ और बना दिया है। लेकिन यह दौलत और अमृता का खेल अब यही नहीं रुकेगा, क्योंकि पत्थर की चमक अभी भी बाकी थी और वह जैसे किसी तीसरे रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। जैसे ही रामू ने थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखा, उसने देखा कि पीछे आग लग चुकी है, जो कि नीले कलर की है। वह काफी भी देर जंगल से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। थोड़ी देर और भगाने के बाद जब वह पीछे मुड़कर देखते हैं, तो में नीली आग बुझ चुकी थी। चारों ओर राख बिखरी थी। रामू की आंखें अब पूरी तरह नीली हो गई थीं। वह ठहाके लगा रहा था, मानो कोई इंसान नहीं बल्कि दानव हंस रहा हो। वीरू ने कांपती आवाज में कहा, रामू बाबू, ये आपके साथ क्या हो रहा है? ये ताकत इंसानों के लिए नहीं है। रामू ने उसकी ओर देखा। वीरू, तू डर रहा है? अमृता डरने की चीज नहीं, बल्कि दुनिया पर राज करने की ताकत है। अब मुझे किसी की नहीं सुननी, न गांव की, न तेरी। यह सुनकर वीरू का दिल बैठ गया। उसे लगा, अगर वह यहाँ और रुका तो रामू की यह पागल ताकत उसे भी निकल जाएगी। वह बहाना बनाकर बोला, रामू बाबू, मैं थक गया हूँ, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। आप आगे बढ़ो, मैं बाद में मिलूंगा। रामू हंसते हुए बोला, जा, लेकिन याद रखना, अब तू मेरा राज जान चुका है। तू चाहे जहां भी जाएगा, अमृता की परछाई तेरा पीछा करेगी। वीरू बिना पीछे देखे भाग गया। गांव की ओर लौटते हुए उसका मन उलझा हुआ था। ये क्या हो रहा है? रामू बाबू इंसान नहीं रहे। अगर इन्हें कोई न रोका तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसी समय उसे याद आया कि गांव के बाहर एक पुराना मठ है, जहां एक बाबा रहते हैं। गांव वाले कहते थे वे बाबा सिर्फ साधु नहीं, बल्कि विद्या और मन को काबू करने के बड़े ज्ञानी हैं। वीरू सीधा उसी मठ की ओर चला गया। मठ में पहुंचते ही बाबा ने आंखें बंद किए हुए कहा, आजा बेटा, तेरे मन में बहुत हलचल है। तेरी चाल और तेरी सांसें ही सब कह रही हैं। वीरू घुटनों के बल बैठ गया। बाबा, मैं मुश्किल में हूँ। मेरे सामने ऐसी ताकत आ गई है जिसे समझना मुश्किल है। मैं डरता हूँ कि कहीं मैं अपना होश न खो दूं। मुझे पढ़ाई में भी कभी ध्यान नहीं लगता, जल्दी भूल जाता हूँ। अगर मुझे असली ताकत चाहिए तो पहले दिमाग को मजबूत बनाना होगा। मुझे राह दिखाइए। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा बेटा, बाहरी ताकत से पहले मन और विद्या की ताकत जरूरी है। सुन, मैं तुझे 5 मूल मंत्र बताता हूँ, इन्हें याद कर ले। तेरे मन की शक्ति बढ़ेगी और पढ़ाई तेरा साथी बन जाएगी। बाबा के 5 मूल मंत्र। पहला, मन को स्थिर करो। जब भी पढ़ाई करो, शुरुआत में आंखें बंद करके गहरी सांस लो।
3 सांस अंदर 3 बाहर, इससे मन भटकता नहीं और ध्यान वहीं टिकता है। दूसरा, थोड़ा थोड़ा और बार बार। एक साथ बहुत कुछ याद करने की कोशिश मत कर, कम पढ़ो लेकिन दिन में बार बार दोहराओ। जैसे खेत में बीज बोकर पानी देते हैं, वैसे ही याददाश्त भी सींचनी पड़ती है। तीसरा, लिखो और बोलो। जो याद करना है उसे लिखकर भी देखो और जोर से बोलकर भी। आंख, कान और हाथ तीनों मिलकर सीख को दिमाग में गहरा कर देते हैं। 14 तस्वीर और कहानी बनाओ। सूखी बातें कभी याद नहीं रहती, जो पढ़ो उसकी तस्वीर मन में बना लो या छोटी कहानी गढ़ लो। दिमाग को चित्र और किस्से जल्दी याद रहते हैं। 5वां, नींद और सादगी। कम नींद, थका हुआ शरीर, ये सब याददाश्त का दुश्मन है। समय पर सोना, हल्का खाना और सच्चा मन रखो, यही असली विद्या की जड़ है। बाबा ने अंत में कहा, बेटा ये 5 मंत्र तेरे जीवन की धरोहर है। अगर इन्हें अपनाया तो तेरी सोच इतनी मजबूत हो जाएगी कि कोई भी लालच, कोई भी डर तुझे गिरा नहीं सकेगा। याद रख, असली अमृता शरीर में नहीं बल्कि ज्ञान में है। वीरू के दिल से बोझ उतर गया, उसे लगा जैसे उसका मन साफ हो गया हो।